वीरान इलाका और अमावस्या की काली अंधेरी रात। संजय और दीपक एक सड़क से होकर गुजर रहे थे। रह रहकर जानवरों की आवाज़ें गूंज रही थी। कहीं पेड़ों से चमगादड़ लटक रहे थे तो कहीं उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने कोठरे में बैठे हर आने जाने वालों को घूर रहे थे। दोनों को थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए अपनी कार के शीशे चढ़ाकर तेज रफ्तार से चले जा रहे थे कि कैसे भी करके शहर तक पहुंच जाए। किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। शहर से दूर उसके फार्म हाउस पर खूब मस्ती हुई, आपस में दारू शारू भी चली। सारे दोस्तों ने ज़्यादा चढ़ा ली थी, इसलिए वे तो फार्म हाउस पर ही रुक गए। लेकिन संजय और दीपक के घरों से हिदायतें मिल गई थी कि जल्दी लौट आना, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नहीं पी और पार्टी करने के बाद घर को लौट चले। जबकि दोस्तों ने बहुत मना किया कि इतनी रात गए वापस मत जाओ, लेकिन दोनों नहीं माने और चल पड़े घर की ओर। दोनों ने कार में हल्का म्यूज़िक चला रखा था। कार का एसी भी चल रहा था और दोनों दोस्त बातें करते हुए चले जा रहे थे। दीपक कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक कार रुक गई तो संजय ने दीपक से कहा, यार दीपू, क्या हुआ? तूने कार क्यों रोकी? दीपक बोला, यार संजू, मैंने नहीं रोकी, खुद से रुक गई। संजू बोला, अब क्या करेंगे यार? इतनी अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान जंगल। दीपक बोला, तू डरता बहुत है यार, मैं उतर कर देखता हूँ कि कार में क्या हुआ है। संजय बोला, हाँ यार, देख ले जल्दी, शायद कोई बात बन जाए, नहीं तो सारी रात इस जंगल में बितानी पड़ेगी। हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये रास्ता भी कम ही चलता है। और फिर दीपक ने कार से उतरकर अपने मोबाइल की रोशनी से कार चेक की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि कार में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रुकी है। तब संजय बोला, यार मैं घर फ़ोन करता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। लेकिन संजय ने देखा कि उसके फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं था। उसने दीपक से पूछा कि क्या तेरे फ़ोन में नेटवर्क है? लेकिन दीपक के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब दोनों सोच में पड़ गए कि क्या होगा। इतनी रात को इस जंगल में वे क्या करेंगे। तभी वहाँ से एक चरवाहा निकला अपनी 2 बकरियों के साथ और उसने पूछा, क्या हुआ है बाबू साहब, तुम्हारी गाड़ी खराब हुई गई का? उस चरवाहे को देखकर दीपक और संजय ने चैन की सांस ली। और फिर संजय बोला, हाँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो चरवाहा बोला, कोनो बात नहीं बाबू साहब, हमार गाँव ई रहा, वो उजाला देखत हो, हमार गाँव से ही आ रहा है, तुम दोनों वहीं चलो, रात को ठहरने का सब बंदोबस्त हो जाए। दीपक ने चरवाहे से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? चरवाहा बोला, पूरन नाम है हमारा। और दोनों उस चरवाहे के साथ उसके गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। लालटेन की रोशनी में दोनों ने देखा कि गांव के चौपाल में बैठकर कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। उनमें से एक ने पूरन से पूछा, पूरन, ये कौन लोग हैं, हमारे गांव में काहे आए हैं? पूरन बोला, मुखिया जी, शहरी बाबू हैं,
रास्ते में इनकी गाड़ी बिगड़ गई तो हमने कहा कि हमारे साथ चलो, रात भर के ठहरने का बंदोबस्त हो जाएगा। तो ई लोग आ गए। मुखिया जी बोले, ठीक किया पूरन, चलो, कोई मेहमान तो आया हमारे ई गांव में। पूरन बोला, चलो बाबू साहब, कुएं पर चलकर हाथ मुंह धो लो। हम अपनी बहन चंपा से कहते हैं कि खाना लगा दे। वे दोनों बोले, नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, बस रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। पूरन बोला, ठीक है, हम अभी चंपा को बुलाए देते हैं, वो तुम दोनों को कोठरी में ले जाएगी। वहीं 2 चारपाई पड़ी है, बिछोना बिछाकर लेट जाओ। तभी मुखिया जी बोले, पूरन, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरन बोला, हाँ मुखिया जी, ना ही होगी। इतना कहकर पूरन ने चंपा को आवाज़ दी। चंपा घूंघट काढ़ी, हाथ में लालटेन लेकर बाहर आई तो पूरन ने कहा, दोनों बाबू साहब को कोठरी में ले जाओ, दोनों चारपाई में बिछोना बिछा देना। चंपा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और दोनों को कोठरी में ले गई। चारपाई पर बिछोना बिछा दिए। फिर उसने इशारों में कहा कि लेट जाओ। दोनों लेट गए। दीपक तो जल्दी सो गया, लेकिन संजय को नींद नहीं आ रही थी। उसे बाहर से कुछ कुछ डरावनी डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी और कुछ देर में उनकी कोठरी की लालटेन बुझ गई। संजय और भी डरने लगा और उसने अपना मोबाइल जलाकर कोठरी में रोशनी कर ली। उसे बाहर से पूरन की आवाज़ सुनाई दी, जो चंपा से पूछ रहा था, सो गए क्या दोनों? चंपा बोली, हाँ भाई जी, लगता है सो गए। ये सुनकर संजय और भी डर गया। अब उसके मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होने वाली थी, इसलिए उसने मोबाइल बंद कर दिया और कुछ ही देर में उसकी आँख लग गई। तभी आधी रात के वक्त दीपक जोर से चीखा। दीपक की चीख सुनकर संजय जागा। उसने फौरन मोबाइल ऑन करके देखा तो दीपक डरा हुआ सा अपनी चारपाई पर बैठा था। संजय ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? दीपक बोला, यार, मुझे लगता है कि मेरी चारपाई के नीचे कोई है। संजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा, सचमुच वहाँ कोई पीठ के बल लेटा था। संजय धीरे से उठा और उसे पलटाया तो वो दीपक था। उसके पेट में और सीने में बहुत से घाव थे, जिनसे खून रिस रहा था। और जो चारपाई पर उसने बैठे देखा था, तो वहाँ अब घूंघट ओढ़े चंपा बैठी थी। उसने अपना घूंघट उठाया तो उसका भयानक चेहरा देखकर संजय डर गया और बाहर की ओर भागा। वो बाहर आया तो उसने देखा कि चंपा चौपाल के पेड़ से लटकी है और जितने भी चौपाल पर लोग पहले बैठे थे, उनका चेहरा भी भयानक हो गया था और वे संजय की ओर लपके। संजय भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस वो सड़क की ओर भागने लगा। वो भागता ही जा रहा था। वो भाग ही रहा था कि एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वो वापस उस जगह गया तो वो जगह बिल्कुल सुनसान सी लगी उसे, लेकिन पास में ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और कुछ पुलिस वाले 2 लाशों को लेकर जा रहे थे। उनमें से एक लाश संजय की थी और दूसरी दीपक की।
और पुलिस वाले कह रहे थे, लगता है कि इन लड़कों को पता नहीं था कि ये भूतों का गांव है, तभी तो गांव वालों की बातों में आकर यहाँ रुक गए और अपनी जान गंवा बैठे। यह घटना जून के महीने की है। उस समय बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टीवी देखने लगा था। टीवी देखते देखते मुझे रात के करीब 12 बज गए थे, इसलिए मैंने अब टीवी बंद कर दिया था। गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खाट लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। अब रात को लगभग 2-2:30 बजे मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह से जाग गया तो मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर में अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे मेरी खाट के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खाट के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घने जंगल और झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रो रही थी। मेरी धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो औरत मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के मारे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारी खिड़की बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब दूसरे रूम में जाकर अपने मम्मी पापा को भी बुलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी थी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं एकदम से डर गया। अब जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाज़े बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो? अब मैंने अपने घर वालों को कल रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने भी बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी थी और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा था। एक बार की बात है, समीर और उसके दोस्तों में भूत को लेकर बात छिड़ गई। इस दौरान समीर ने बिना डरे कह दिया कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी उसके दोस्तों ने उससे कहा कि ऐसा है तो क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो
कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। गांव में इस दौरान ऐसी बातें चल रही थी कि पास के ही शमशान घाट में लोगों को भूत नजर आता है। तभी एक दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम रात को शमशान घाट जाओ और वहां जाकर एक कील गाड़ कर आ जाना। फिर सुबह हम सब मिलकर उस कील को देखने आएंगे। इतना तय होने के बाद समीर शमशान घाट के लिए निकल गया। रात काफ़ी काली थी क्योंकि वो दिन अमावस्या का था। रास्ते में चलते हुए भी समीर के दिमाग में भूतों की बातें घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने हंसी होगी ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता रहा और शमशान घाट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही समीर ने कील को गाड़ने के लिए जेब से हथौड़ी निकाली और कील को ज़मीन में धीरे धीरे गाड़ने लगा। शोर ज़्यादा ना करने के चक्कर में समीर काफ़ी आराम से कील गाड़ रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो डर से कांपने लगा और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी समीर का पीछा करते हुए शमशान पहुँचे उसके दोस्तों ने उसे उठाया और गांव लेकर आ गए। काफ़ी देर तक जब समीर को होश नहीं आया तो उस पर पानी के छींटे मारे। उतने में ही समीर को होश आ गया और उसने बताया कि वो कील शमशान में गाड़ चुका है, लेकिन तभी कोई उसका कुर्ता खींचने लगा जिससे वो डर गया था। दोस्तों ने समीर को बताया कि कोई उसका कुर्ता नहीं खींच रहा था। तो समीर ने पूछा, अच्छा तो क्या हुआ था? तब उसके दोस्तों ने बताया कि जिस कील को ज़मीन में वो गाड़ रहा था उसी के नीचे उसका कुर्ता दब गया था। इसी वजह से उसे लगा कि कोई उसका कुर्ता खींच रहा है। अपने डर की वजह से शर्मिंदा होते हुए समीर ने अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी हिम्मत की खूब तारीफ़ की। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि हम जितना ज़्यादा डरते हैं, डर हमें उतना ही ज़्यादा डराता है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पवन अपने दोस्तों के साथ कोई फिल्म देखने गया था और अब वो अपने कमरे की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में पवन को एक किताब पड़ी हुई मिली। पवन ने उसे उठा ली और उस किताब के मुख्य पृष्ठ को देखा, जिस पर कोई डरावना चेहरा बना था और उस किताब का नाम था मौत का द्वार। पवन को वो किताब बहुत पसंद आई क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था और सबसे ज़्यादा तो डरावनी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। इसलिए वो किताब वो अपने कमरे पर ले आया। उसने वो किताब टेबल पर रख दी और अपने कपड़े बदलने चला गया। जब वो कपड़े बदल कर लौटा तो उसने टेबल पर से किताब उठाने की सोचा, लेकिन वो किताब वहाँ से गायब थी। पवन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो किताब कहाँ गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे वो किताब उसके बिस्तर पर रखी हुई मिली। पवन को कुछ समझ नहीं आया कि वो किताब आखिर टेबल पर से बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। फिर पवन ने सोचा उसे ही ठीक से याद नहीं होगा, शायद वो किताब वो बिस्तर पर ही रख कर गया होगा। फिर उसने सोचा ये सब सोचकर क्यों समय बर्बाद करना, चलो अब किताब को पढ़ते हैं। और
उसने किताब पढ़ना शुरू किया। वो एक भूतिया किताब थी और उसकी कहानी भी बहुत डरावनी थी। वो एक चुड़ैल की कहानी थी जो अचानक मौत के कारण एक चुड़ैल बन गई थी और अब वो किसी का भी रूप लेकर लोगों को मार रही थी। पवन कहानी को अभी 10 पन्ने ही पढ़ पाया था कि उसे लगा कि किताब के पन्नों में से कोई साया उभर रहा है। पवन को डर लगा और उसने वो किताब बंद करके कमरे की फर्श पर फेंक दी। लेकिन किताब बंद होने के बावजूद भी वो साया धीरे धीरे किताब से निकलने लगा और किरकिराहट की आवाज़ के साथ कमरे का बल्ब अचानक ही बंद हो गया। पवन अब बेहद ही डर गया था। उसने फौरन चादर ओढ़ी और चुप्पी साध कर लेट गया। साथ में उसने अपने मोबाइल की भी लाइट जला ली। लेकिन ये क्या, वो साया अब उसके चादर के भीतर था और उसका डरावना चेहरा और उसकी लाल लाल आंखें पवन को घूर रही थी। अब पवन ने अपने बिस्तर से भागने की कोशिश की, लेकिन उस भयानक चेहरे वाले साए ने उसकी गर्दन को जोर से दबोच लिया। अब पवन हिल नहीं पा रहा था और उसका दम घुट रहा था और अब पवन का दम घुटने से धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसने करवट लेने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो करवट भी नहीं ले सका। उसे अपने चारों ओर एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई रो रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा है, लेकिन अब वो ना बोल सकता है और ना ही हिल सकता है। वो अपने आसपास हो रही गतिविधियों को बस महसूस कर सकता है। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो अब ये सब नहीं कर सकता था। उसने देखा कि जिस बर्फ़ की सिल्ली पर वो लेटा है, उसके चारों ओर लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे रो रहे हैं और कुछ बाहर से आकर उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। फिर उसने देखा कि कमरे के किवाड़ के पीछे जहाँ अंधेरा था, अंधेरे में एक साया बैठा है जिसके हाथ में एक किताब है और उस पर लिखा है मौत का द्वार। वो साया वही था जिसने रात में उसके चादर के भीतर आकर उसकी गर्दन दबोची थी। रेस्ट हाउस के आगे जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह की जीप रुकी तो रेस्ट हाउस का चौकीदार मलखान जीप के पास आकर बोला, नमस्ते साहब। तभी जीप का ड्राइवर सुखबीर जीप से उतरा और मलखान से बोला, कैसे हो मलखान? मलखान बोला, अच्छा हूँ ड्राइवर साहब। सुखबीर बोला, ये है हमारे नए साहब, ये इस इलाके का दौरा करने आए हैं और 2-4 दिन यहीं रुकेंगे। मलखान बोला, जी बहुत अच्छी बात है। सुखबीर बोला, तो साहब का सामान जीप से उतारकर कमरे में पहुंचा दो। मलखान बोला, जी साहब। और ऐसा कहकर मलखान ने फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह का सामान जीप से उतारा और रेस्ट हाउस के कमरे में रखकर बाहर आ गया और फिर उसने पूछा, साहब आप लोग चाय वगैरह लेंगे? सुखबीर बोला, मैं तो चाय नहीं लूँगा, तुम साहब को चाय पिलाओ, मैं तो अब चलूँगा क्योंकि मुझे वापस भी लौटना है। फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह बोले, ठीक है सुखबीर, तो अब तुम जाओ और शनिवार को मुझे वापस लेने आ जाना। सुखबीर बोला, ठीक है साहब, तो मैं अब चलता हूँ। और ऐसा कहकर
सुखबीर जीप में बैठा और फिर जीप स्टार्ट करके वो चला गया। उसके जाते ही मलखान ने गजेंद्र सिंह से पूछा, साहब चाय के साथ कुछ पकोड़े वकोड़े लेंगे तो मैं तल दूं? गजेंद्र सिंह बोले, नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगा। मलखान बोला, ठीक है साहब। और ऐसा कहकर मलखान रसोईघर की तरफ चला गया और फॉरेस्ट ऑफिसर गजेंद्र सिंह रेस्ट हाउस के बरामदे में पड़ी कुर्सी पर जा बैठे। मलखान कुछ ही देर में चाय लेकर हाजिर भी हो गया। तब गजेंद्र सिंह ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? मलखान बोला, हाँ हुजूर। गजेंद्र सिंह ने पूछा, बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं तुम्हारे? मलखान बोला, साहब क्या बताऊं, बीवी 2 बच्चों को छोड़कर किसी के साथ भाग गई। गजेंद्र सिंह ने पूछा, तो बच्चों की देखभाल कौन करता है, क्योंकि तुम तो यहाँ अकेले रहते हो? मलखान बोला, जी मेरी माँ करती है। गजेंद्र सिंह ने पूछा, तुम्हारी पत्नी क्यों भाग गई? मलखान बोला, साहब अब क्या कहूँ, औरत जात का क्या भरोसा। कोई शहरी बाबू आया था तो उसकी लच्छेदार बातों में आकर मुझे छोड़कर भाग गई। ये कहते कहते मलखान रुआसा हो गया। मलखान से बातें करते करते गजेंद्र सिंह की चाय खत्म हो गई तो वे मलखान से बोले, मैं ज़रा इलाके का चक्कर लगा कर आता हूँ। मलखान बोला, ठीक है साहब, लेकिन झील किनारे जो बंगला है ना, उस ओर मत जाइएगा, वो जगह ठीक नहीं है। आप यहाँ नए हैं इसलिए कह रहा हूँ। गजेंद्र सिंह ने पूछा, क्यों, वो जगह ठीक क्यों नहीं है? मलखान बोला, लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है, वहाँ आत्माएं भटकती है। गजेंद्र सिंह बोले, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं ये सब नहीं मानता। मलखान बोला, अगर आप इन सब बातों को नहीं मानते तो भी अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आइएगा। फिर गजेंद्र सिंह घूमने निकल गए और आखिरकार उस झील की ओर भी पहुँचे जहाँ पर एक पुराना बंगला था। अब गजेंद्र सिंह मलखान की बातों को दरकिनार करते हुए उस बंगले की ओर बढ़ चले। सूरज अभी ढला नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा, बंगले के भीतर जाने में क्या बुराई है, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और वे उस पुराने बंगले के दरवाजे खोलकर भीतर घुस गए और उन्होंने देखा कि वहाँ चमगादड़ों का बसेरा है। और अब उन्हें उस हवेली के भीतर ठंड का एहसास होने लगा। उन्हें इतनी ज़ोर से ठंड लगी कि वे ठंड से कांपने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने पूछा, कौन कौन है? वे उस रोने वाले इंसान को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं दिखा। लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी। वे धीरे धीरे बंगले के और भी कमरों में गए, लेकिन तब भी उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन बच्चों के रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी। अब धीरे धीरे रोने वालों की आवाज़ बढ़ने लगी और वो आवाज़ पूरे बंगले में गूंजने लगी। फिर वे रोने वाले बच्चों की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई कि गजेंद्र सिंह को लगा कि उनका सिर फट जाएगा और वे अपने दोनों कान अपने दोनों हाथों से बंद करके वहाँ से पूरा दम लगाकर भागे और रेस्ट हाउस पहुंचकर ही दम लिया। वे बहुत डरे हुए थे। तो मलखान ने पूछा, साहब क्या हुआ? गजेंद्र सिंह बोले, कुछ नहीं, बहुत थक गया हूँ, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, हाथ मुँह धोकर थोड़ा आराम करूँगा और जब रात का खाना तैयार हो जाए तो मुझे तुम जगा देना। मलखान बोला, जी साहब।
और ऐसा कहकर मलखान अपने काम में लग गया और इधर गजेंद्र सिंह हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गए। वे थके हुए थे, इसलिए उनकी फौरन ही आँख लग गई और तभी उन्हें फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उनकी आँख खुल गई। उन्हें वो आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी, तो वे डरे सहमे से अपने बिस्तर से उठे और खिड़की के पास गए और उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा सिवाय अंधेरे के। तो फिर वे अपने बिस्तर की ओर आने लगे तो खिड़की के बाहर से सर्द से 2 घिनौने हाथ अंदर आए और उन हाथों ने उनकी गर्दन को जोर से दबोच लिया। वे अब चिल्ला नहीं पा रहे थे और उनका दम घुटा जा रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन को उन घिनौने हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार वे कामयाब हो गए और फिर उनकी आँख खुल गई। तब उन्होंने सोचा, ओह अच्छा, ये एक सपना था। गजेंद्र सिंह जी खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में मलखान ने उनके कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, साहब खाना तैयार है। गजेंद्र सिंह बोले, आ रहा हूँ। और फिर ऐसा कहकर गजेंद्र सिंह ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और बिस्तर से उतरकर उन्होंने अपनी स्लीपर पहनी और बाहर बैठक में आए, जहाँ मलखान पहले ही टेबल पर खाना लगा चुका था। गजेंद्र सिंह ने वहीं लगे वॉश बेसिन में अपने हाथ धोए और खाने की टेबल पर आ बैठे। तभी मलखान ने उनकी प्लेट में खाना लगा दिया और गजेंद्र जी खाना खाने लगे। वे खाना तो खा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और ही था। इसलिए मलखान ने पूछा, क्या हुआ साहब, खाना अच्छा नहीं बना क्या? गजेंद्र सिंह जी बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है मलखान, मेरा ध्यान किसी और चीज़ पर था। आज जो मैंने महसूस किया वैसा शायद कभी भी महसूस नहीं किया। मलखान बोला, क्या हुआ साहब, कहीं आप झील के किनारे वाले बंगले पर तो नहीं चले गए थे? गजेंद्र सिंह बोले, हाँ, मैं वहीं चला गया था। मलखान बोला, मैंने मना किया था ना साहब कि वहाँ मत जाइएगा, अब आपने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली। गजेंद्र सिंह ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है उस बंगले में? मलखान बोला, साहब पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको उस बंगले की कहानी सुनाता हूँ। गजेंद्र सिंह जी बोले, ठीक है। और फिर ऐसा कहकर गजेंद्र सिंह जी ने शांत मन से खाना खाया और उनके खाना खाने के बाद जब मलखान ने भी खाना खा लिया तो मलखान उनसे बात करते हुए बोला, साहब वो 100 साल पुराना बंगला है, वहाँ एक अंग्रेज़ अफसर रहा करता था जो आपकी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर था। गजेंद्र सिंह ने पूछा, फिर क्या हुआ था उस ऑफिसर के साथ? तब मलखान ने अंग्रेज़ फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी सुनानी शुरू की। साहब ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। इस इलाके में भी रॉबर्ट नाम का गोरा अफसर फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था और वो यहाँ के इलाकों में रहने वाले लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता था। यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी का साधन यहाँ के जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों से उन्हें शहद, जड़ी बूटियाँ और पेड़ों की छाल मिल जाती थी जो उनके काम आती थी और
उसे बेचकर वे अपना गुजारा करते थे। लेकिन रॉबर्ट को ये मंजूर नहीं था। जिसे भी वो इस जंगल के कानून को तोड़ता हुआ देख लेता तो उसकी कोड़ों से पिटाई करवाता था, लकड़ियों से भरी बैलगाड़ियां खिंचवाता था और वो ना जाने कितने ही लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार चुका था। पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। इसी तरह एक बार एक बुढ़िया उसे इस जंगल में लकड़ी काटती दिख गई। उस बुढ़िया के साथ उसके दोनों पोते भी थे, जो उम्र में 5 और 7 साल के थे। तो उस गोरे अफसर ने उस बुढ़िया की कोड़ों से पिटाई करवाई और इतनी करवाई कि वो बुढ़िया मर गई और उसके दोनों पोतों को उस बंगले के तहखाने में बांध दिया। और उन दोनों बच्चों ने रो रो कर भूख प्यास के कारण 2 ही दिन में अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उस गोरे अफसर के जुल्म से तंग आकर उस बुढ़िया के बेटे ने एक रात उस बंगले में घुसकर गोरे अफसर और उसकी पत्नी मारिया की गर्दन कुल्हाड़ी से उड़ाकर अलग कर दी और उसके बच्चों को भी उसी तरह मारा जैसे कि उसने उसके बच्चों को मारा था। फिर अंग्रेजी पुलिस ने उस बुढ़िया के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसी बंगले के बगल में लगे पेड़ पर इलाके के लोगों के सामने फांसी लगा दी, ताकि इस इलाके के लोग दहशत में रहे और फिर कोई अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। यही है उस बंगले का रहस्य। अब गजेंद्र सिंह ने पूछा, तो फिर वे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मलखान बोला, साहब, वहाँ 100 सालों से रूहें रहती हैं और आपने उन्हें छेड़ दिया है, इसलिए वे आपके पीछे पड़ गई हैं। गजेंद्र सिंह ने पूछा, तो अब क्या होगा? मलखान बोला, कुछ नहीं होगा, बस आप उस जगह चलना जहाँ उस बुढ़िया के लड़के को फांसी लगी थी। वो पेड़ इतने सालों बाद भी सही सलामत है जहाँ उसे फांसी लगी थी। वहाँ उस पेड़ के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेना, फिर आपको कोई रूह परेशान नहीं करेगी। और अब गजेंद्र सिंह जी को उस बंगले का रहस्य पता चल चुका था और उन्होंने वैसा ही किया जैसा मलखान ने कहा था। उसके बाद गजेंद्र सिंह जी उस इलाके में 2-4 दिन और रहे, लेकिन उन्हें किसी रूह ने परेशान नहीं किया। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उस गांव में केवल 200-300 लोग ही रहते थे। राजू आसपास के जंगलों में जाके आम, जामुन, बेर आदि लाया करता था और गांव के सभी लोगों को बांटता था। उसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता थी। एक रात राजू अचानक रात के 2 बजे बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगा। घर में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उसकी माँ ने सुनी थी, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि राजू शायद पेशाब करने गया होगा। लेकिन जब राजू बहुत देर तक घर नहीं आया तो उसकी माँ ने राजू के पिता को बुलाया और इस बारे में उन्हें बताया। पहले तो राजू के पिता बात को टाल देते हैं, लेकिन जब राजू आधे घंटे तक घर नहीं आया तो वे लोग चिंतित हो गए। राजू को खोजने के लिए उसके माँ बाप घर से निकलते हैं। रात के 3 बजे इतना अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंजर को काफ़ी डरावना बना रहा था। दोनों ने घर के आसपास राजू को खोजने की कोशिश की, लेकिन राजू नहीं मिला।
फिर राजू के माँ बाप पड़ोस के दो लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देखकर वे सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि राजू कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। राजू का चेहरा भी काफ़ी डरावना दिख रहा है। ये मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट गए। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके राजू को बुला लाए। फिर वो सारे लोग वापस गांव में जाते हैं और वहां जाके 50-60 लोगों को मशाल के साथ बुलाकर लाते हैं। वे लोग जब वहां जाकर देखते हैं तो भूत वहां से गायब हो चुके थे। केवल राजू अकेला बेहोश होकर वहां पड़ा हुआ था। राजू के माँ बाप उसे बेहोशी की हालत में ही उठाकर गांव में ले आते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही पास के गांव से एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। जब वो तांत्रिक राजू को ठीक करने की कोशिश करता है तो राजू अचानक आँख खोल देता है और तांत्रिक के ऊपर हमला कर देता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करके उसके अंदर जो बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी उसे निकाल देता है। अब अचानक राजू पहले जैसा हो जाता है। तांत्रिक राजू के माँ बाप को बोलता है कि जंगल में एक आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, मैंने उसे निकाल दिया है। आप लोग इसे जंगल जाने मत देना क्योंकि ऐसा दोबारा हो सकता है। राजू के माँ बाप और गांव के लोग राजू के ठीक होने से खुश तो थे, लेकिन अभी भी राजू के माँ बाप और उनके साथ जो दो लोग राजू को खोजने जंगल गए थे उसे देखकर डर रहे थे, क्योंकि जो मंजर उन चारों ने जंगल में देखा था उसे इतनी जल्दी भूलना इतना आसान नहीं था। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।